नमस्ते। आज के बियॉन्ड टाइम के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम असल में है क्या? टाइम को मेज़र कैसे करें? टाइम के बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ हैं नन अदर देन टाइम साइंटिस्ट यानी अश्विनी अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सीधे इस सवाल से कि टाइम है क्या? जी देखिए, ऐसा है कि टाइम को जब समझते हैं तो एकदम से जो इमेज बनी हुई है उसमें हमारे दिमाग में सूर्य आता है कि सूर्य ट्रेवल करता है और टाइम बदलता जाता है। तो उससे लगता है कि हमें कि टाइम बदल रहा है, जबकि एक्चुअली टाइम नहीं बदल रहा, सूर्य की पोजीशन बदल रही है, बिकॉज कंटिन्यूसली मूव कर रहा है वो। तो हम लोगों ने उसके टाइम की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ही शायद समझने की हमारी एक फिक्स हो गई सूर्य की वजह से, जबकि टाइम तो हर एंटिटी से कनेक्टेड है। अच्छा, वर्स्ट पार्ट, सूर्य की दो डायरेक्शन एक साथ चलती हैं। अब अगर आप देखोगे, सन मूव्स नॉर्मली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, बट साथ साथ ही साइमल्टेनियसली वो उत्तर से दक्षिण की तरफ भी जा रहा है। कैन यू इमेजिन कि वन एंटिटी मूविंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। तो एक आपने दशरथ का नाम सुना होगा, राम के पिताजी से दशरथ। दशरथ का मतलब क्या है कि वो अपना रथ 10 दिशाओं में एक साथ चला सकते थे। पर रथ एक साथ 10 दिशाओं में चलाने से मिलेगा क्या? तो रूल था कि ही यूज्ड टू फाइट ऑल साइड्स साइमल्टेनियसली। वो जैसे होता है मशीन गन है तो एक बार रोटेट कर दो तो वो सारे रोटेट होती चली जाती है। तो वो रथ उनका पूरा का पूरा रोटेट करता था और फायरिंग करते चले जाते थे वो। ऐसे ही सूर्य जब ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है तो उसको हम लोग समय कहते हैं, और जब सूर्य साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ चल रहा है तो उसको हम लोग काल कहते हैं। तो समय और काल में अंतर समझना पड़ेगा कि काल जो है वो फिक्स रहता है, समय बदलता रहता है। टाइम की अगर क्रोनोलॉजी समझनी हो, क्रिएशन से लेके अभी तक, तो कैसे समझेंगे? एक चीज समझो कि हमें एक तो नंबर सिस्टम चाहिए ही चाहिए। जिंदगी अगर चलानी है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड के लेट अस कनेक्ट टाइम, लाइफ एंड टाइम। तो हमें लाइफ चलाने के लिए एक तो नंबर सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम चलेगा नहीं। मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए। सो नंबर सिस्टम चाहिए हमें, कोई भी हो, वट एवर नंबर सिस्टम यू वांट टू गो फॉर, दैट इज योर चॉइस, बट नंबर सिस्टम चाहिए। दूसरा जो है वो चाहिए एक रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी चीजें कर पाए। टाइम और काल में अंतर क्या है? तो काल इज स्टेशनरी, इसीलिए मैंने स्टेशनरी की बात की कि रेफरेंस एक चाहिए। तो दैट रेफरेंस इज ऑलवेज, जितना स्टेशनरी रेफरेंस होगा तुम्हारा उतनी ही अच्छी कैलकुलेशन तुम कर पाओगे। वो है ना रोल मॉडल। तो रोल मॉडल अगर तुम्हारा आइडियल नहीं हुआ तो यू कैन नेवर हैव एनीथिंग परफेक्ट। सो आइडियल रोल मॉडल के लिए काल के ऊपर ही जाना पड़ेगा, तुम्हें टाइम पर नहीं चल सकते। तो काल को हम क्या ऐसे समझें कि क्रिएशन जब खत्म होगी, मान लो जो हम बोलते हैं हमारी क्रिएशन है, अभी हमारी जो क्रिएशन है, मान लो ये चारों युग खत्म होंगे, उसके बाद भी ये काल रहेगा लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा। अब हाँ, क्या नेचुरली काल फिर टाइम क्योंकि चल रहा है, काल चलता नहीं है। काल तो स्टेशनरी है। अब काल को जब स्टेशनरी मान लोगे तो फिर टाइम को तुम चलाते रहो, तो रेफरेंस तुम्हारा काल हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की साइकिल के अंदर है या बाहर? ब्रह्मांड से चलते हैं। जी। देखो, सूर्य की मैंने जैसे बताया 2 डायमेंशन में एक साथ चलता है वो। तो 23 जून फिक्स है, 23 जून डजंट चेंज। उस पॉइंट पर सन वहां पर होगा ही होगा, कोई किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सन विल बी एट दैट पोजीशन ऑन 23rd of June। अगर ऐसे देखें
कि क्रिएशन अभी स्टार्ट हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश अभी बने नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश पहले काल पहले काल है। जी। फिर काल में देखो ब्रह्मा को कहाँ दिखाया जाता है, अगर आप देखोगे, इफ यू जस्ट लुक एट द पिक्चर, ब्रह्मा इज सिटिंग ऑन ए कमल एंड कमल इज इन द पॉन्ड। उसके नीचे क्या, और ब्रह्मा जिस कमल पे बैठा है वो कमल कनेक्टेड है कहीं पर विष्णु की नाभि, तो विष्णु की नाभि से निकलता है जी। तो विष्णु ने ऐसा क्यों किया? तो इसलिए किया कि ब्रह्मा इज गोइंग टू क्रिएट फिजिकल एंटिटी, बट उस फिजिकल एंटिटी के अंदर क्या क्या होगा वो ब्रह्मा को नहीं पता। वो काल के बाउंड्री के अंदर हैं ये तीनों लोग। फिजिकल सारा काल की बाउंड्री, काल के बाहर आ गया। फिजिकल हैज कम आउट ऑफ द काल, बट बैलेंस एवरीथिंग इज काल। ओके। तो होता क्या है कि फिजिकल जो अगर तुम कमल का जो कनेक्शन देखोगे तो दैट इज एक्चुअली ए टनल। नाभि से एक टनल निकली जिसके आगे कमल का फूल निकला था, उसमें बैठ गया वो। तो द टनल इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंटेंट्स इनसाइड द बॉडी विच कीप्स यू अलाइव। तो समय जो डाला गया, टाइम जिसको कहते हो तुम, वो टाइम काल ने डाला फिजिकल बॉडी में टू मेक इट मूव। ये समझ सकते हो। तो टाइम जो है ये ब्रह्मा और विष्णु के बाउंड्री के अंदर आएगा। विष्णु का क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है जी। काल विष्णु है, ये मान लो काल विष्णु है, और विष्णु ने फिजिकल एंटिटी क्रिएट करने के लिए फिर एक क्रिएशन की, और पहली क्रिएशन कहते हैं ब्रह्मा ने की थी, वो नारद कहलाए। तो नारद कौन थे? जी। फिजिकली ही लुक्स लाइक ब्रह्मा, बट इनसाइड ही वाज विष्णु। वो कहते हैं ना परमात्मा और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो आप ये इस तरीके से कह सकते हो इसको कि परमात्मा विष्णु और उसने अपना एक अंश नारद के अंदर डाल दिया, तो ही स्टार्टेड मूविंग। अभी काल के बारे में बात की है, अब महाकाल के बारे में बात करते हैं कि ये महाकाल क्रोनोलॉजी में कहाँ फिट बैठेंगे। राइट। तो विष्णु से पहले क्या? विष्णु आ गया। विष्णु दिखाई नहीं देता है, बट है तो है ही, क्योंकि कमल निकला है उसके नाभि से निकला है, तो विष्णु है तो है। विष्णु से पहले क्या? तो एक एंटिटी नाम सुना होगा, महाविष्णु। महाविष्णु इज द अल्टीमेट एनर्जी। इट्स ए एनर्जी एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर। एनर्जी से मैटर, मैटर से एनर्जी में महाविष्णु के नियंत्रण में है ये सारा काम। मैटर टू एनर्जी, एनर्जी टू मैटर। अब ये सुना होगा कि 5 तत्वों से सब कुछ बना है जी। पर इस इंफॉर्मेशन का करोगे क्या? और पहली बात तो क्या ये ठीक है कि नहीं है? तो 5 तत्व कहां से आए? महाकाल के बारे में हमने जाना, पर महाकाली क्या है? क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं? देखो ऐसा है कि जब विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया, क्रिएट किया, दिया, जो भी कहो उसको, उससे पहले क्या था? तो उससे पहले 3 नाम आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश इज एनर्जी, ब्रह्मा इज क्रिएटर जो जिसको कि विष्णु ने बनाया, और विष्णु इज टोटल मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन। हाँ। तो महाविष्णु को जैसे मैंने कहा, तो महाविष्णु के 2 साइड्स हैं, महाविष्णु और महाकाल। महाकाल को हमेशा हम लोग मास्टर ऑफ टाइम कहते हैं, फादर ऑफ टाइम नहीं कहते। मास्टर ऑफ टाइम, फादर ऑफ टाइम कौन? महाविष्णु बोलेंगे। महाविष्णु। सो महाविष्णु फादर ऑफ टाइम, क्योंकि काल वो बनाया, उन्होंने काल बनाया, और फिर उन्होंने महाकाल बनाया, समझो एक। और महाकाल का एक रूप है शिव,
और शिव के बारे में पता नहीं मेरे को कितनी जानकारी है। शिव को बीज रूप कहा गया है। तो शिव ने कहा था, जब महाकाल ने इससे महाविष्णु ने शिव के रूप में आए तो उन्होंने कहा एक से अनेक हो जाऊं, और वो था 84 लाख योनियों का क्रिएशन। सीड रूप में, बीज के रूप में आया। तो जो बीज से जो एंटिटी बनी 84 लाख, तो वो एंटिटी सारी एग्जिस्ट करती थी। विष्णु के आने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अभी आए नहीं है, उससे पहले ये सारी एंटिटीज एग्जिस्ट करती थी। राइट। तो जैसे आज के समय में हम जब भी शिव बोल देते हैं या महाकाल बोल देते हैं, हम सब एक ही समझते हैं एक्चुअली। हम लोग एक सेम ही मानते हैं जी। पर सेम नहीं है। शिव जब रूप है, इसमें अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि रूप है अलग अलग। शिव रूप में वो बीज है, और काल रूप में वो ये जो शिवलिंग लगे हुए हैं ये बेसिकली टाइम के रेफरेंस हैं। तो एक शिवलिंग में सुना होगा तुमने, स्वयंभू शिवलिंग होते हैं। जी। तो जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं वो हैं उस काल के रेफरेंसेस। दिस इज डिफरेंस। एक टाइम के रेफरेंसेस है और एक काल के रेफरेंसेस है। तो जो स्वयंभू शिवलिंग है वो काल के रेफरेंसेस है। महाकाल और क्रिएशन के बीच में भी कुछ है। महाकाल से पहले महाविष्णु जो है वो तुम्हारे ये समझो कि पंचभूत, पंच महाभूत, पंच तत्व, ये 3 नाम सुने होंगे। तो ये 3 अलग अलग क्यों? तो महाविष्णु का काम है पंचभूत को कंबाइन करके 24 मॉलिक्यूल्स क्रिएट किए उन्होंने। एक जैनियों में सुना होगा 24 तीर्थंकर का वो आता है। तो वो 24 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जो कि महाविष्णु ने क्रिएट किए पंचभूत से, और 24 मॉलिक्यूल से फिर पंच महाभूत बने। एक और टर्म आता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ वो भी क्रिएशन का है ना, क्रिएशन हुई जिसको हम कॉस्मिक एक्ट बोल दिया या हिरण्यगर्भ बोल दिया। हिरण्यगर्भ और महाविष्णु में पहले क्या बना? जब मैंने बताया ना कि 84 लाख योनियां आ गई, वो विष्णु से पहले, महाविष्णु से पहले कुछ नहीं है। महाविष्णु इज द फर्स्ट एंटिटी, यू कैन से इट इज एनर्जी विच कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू मैटर। तो उससे उन्होंने पंचभूत बनाए, क्रिएट किए। तो ये जो हिरण्यगर्भ या ये जितने भी क्रिएशन है, ये सब 3 जो बताए मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबके बाद के है। जितनी भी इंफॉर्मेशन इस टाइम पर अवेलेबल है वो ब्रह्मा के बाद की है। आजकल क्वांटम साइंटिस्ट भी इसी कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, और वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइम है क्या, क्योंकि घंटे से कनेक्टेड ही नहीं है ना। तो ये जो ब्लैक होल लेवल के वो अभी कॉन्सेप्ट तक पहुंचे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा, देखो इसको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। बीज रूप मैंने बताया शिव है। अब शिव बीज थे, उससे वो एंटिटी कैसे बने? तो ऑब्वियसली बीज है, तो वो जो उसके अंदर एनर्जी जो है वो मैटर बनने लगती है, तो वो एक्सप्लोड करता है। तो दैट एक्सप्लोजन इज बिग बैंग। सो ईच सीड विल एक्सप्लोड एंड ईच सीड इज डूइंग बिग बैंग। और जब पेड़ बनता है, पेड़ के ऊपर फल लगता है, फल के अंदर फिर बीज है। तो वो बीज क्या है? वो बीज है ब्लैक होल। फिर अगर कभी भी देखोगे तुम, तो पहले फूल बनता है फिर फल बनता है, फूल से फल बनता है। तो ब्रह्मा कमल, वो ब्रह्मा को जो कमल पे बैठकर दिखाया है, वो इसीलिए दिखाया है कि पहले फूल बनेगा फिर बीज बनेगा। मॉडर्न साइंस भी इसी थ्योरी पर आ चुका है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिग बैंग हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि सीरीज ऑफ बिग बैंग हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये 84th बिग बैंग है। कहीं मैंने सुना था। द गेम इज, ये जो आया ना, क्या कहते हैं इसको, सीड के एक्सप्लोजन को समझा हमने और ब्लैक होल को समझ में आ गया। जैसे ही सीड के एक्सप्लोजन को समझोगे तो ब्लैक होल अपने आप समझ में आ जाएगा, बिकॉज
फाइनली जो फ्रूट के अंदर जो बीज है उसमें भी वही क्वालिटीज है जो तुमने इस बीज में थी तुम्हारे में. एंड बीज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, माइंड द वर्ड. वो बिग बैंग का मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया, बट बीज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इट एक्सपैंडेड. स्टेट चेंज हो गई है, एक्सपैंड हो गया जी. तो और एक बीज ने कितने बीज दे दिए और कंटिन्यूसली देता रहता है. आम का पेड़ है, कहते हैं हर 2 साल में एक बार देता है, पर एक बार में कितने आम देता है. सो दैट इज मल्टीप्लिसिटी. तो मतलब फर्क नहीं पड़ता है कुछ. एक होती है, अभी तो ऐसे तुमने नाम लिया क्वांटम थ्योरी, ऐसे ही एक है क्वाल्टम थ्योरी विच इज यूज्ड ड्यूरिंग द दक्ष टाइम. उस समय में क्वाल्टम थ्योरी चलती थी. उस समय में क्रिएशन कैसे होती थी, ब्रह्मा ने क्रिएट कैसे करा, उसको समझना होगा. तो 5 तत्वों से सब कुछ बना है, ये फैक्ट है. पर एक्चुअली 5 तत्वों से पहले 5 बीज बने हैं, 5 सीड. ईच सीड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. 5 तत्वों से बने हैं, 5 बीज बने. एक बीज है जो फिजिकल बॉडी देता है, एक बीज है जो तुम्हें थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है, डिसीजन मेकिंग. एक बीज है जो तुम्हें नॉलेज एक्वायर करने की वो देता है, मेमोरी जिसको कहते हो तुम. एक बीज है जो तुम्हें एनर्जी मैन्युफैक्चर करता है तुम्हारे लिए फॉर परफॉर्मेंस. और एक बीज है जो इस एनर्जी जनरेशन को, जनरेटेड एनर्जी को परफॉर्मिंग पॉइंट तक पहुंचाए. राइट. यू अंडरस्टैंड. सो 5 सीड्स आर देयर. सो 5 तत्वों से पहले 5 बीज बनाए, फिर उनसे क्रिएशन शुरू की गई. तो ब्रह्मा को 5 बीज बने बनाए मिले थे, फिर उसने अलग अलग शेप्स क्रिएट करी. तो एक सिंगल सेल वो देखे है तुमने, एंटिटीज देखी है, तो मतलब इट हैज ओनली 1 सीड ओके, एंड हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. वो सब में है, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज तुम कितनी मर्जी एक्सपेंड कर लो, फिजिकल बॉडी तुम कितनी मर्जी एक्सपेंड कर लो, हर चीज जो है अपने आप में मल्टीप्लीकेबल है. ईच सीड कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ. तो सेल है तुम्हारी बॉडी में, कितने सारे सेल्स हैं, तो उस सेल से सेल बनते जाते हैं और दे आर डिस्ट्रॉय होते हैं और बन जाते हैं. डुप्लीकेशन. राइट. तो ब्रह्मा ने अपने आप को डुप्लीकेट किया, बट फिजिकली. ओके. मेंटल, एनर्जी जनरेशन, एनर्जी ट्रांसफर और नॉलेज एक्वायरमेंट, वो किसने दी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं किसी के पास. वो क्वांटम थ्योरी में आती है. वो महाकाल पर वापस आते हैं. क्या महाकाल मंदिर का महाकाल स्टेट से कोई कनेक्शन है? क्या वहाँ जो पूजाएं होती हैं उनका कुछ रेलेवेंस है? नहीं, देखो एक बात और है यहाँ पर कि एक तो रेफरेंसेस है दैट महाकाल का जो मंदिर है वो एक रेफरेंस था कि सन विल कम एट दिस पॉइंट. एक बार जरूर आएगा, कितने टाइम में आता है वो तुम्हें नोट करना है. नंबर क्यों चाहिए तुम्हें, नंबर सिस्टम क्यों चाहिए था, प्रिसाइजली दिस इज द रीजन. और डेसिमल सिस्टम जो है वो दक्ष का दिया हुआ. हमारे पास अभी आजकल हेक्साडेसिमल सिस्टम चलता है, और उससे पहले 12 इंच वाला सिस्टम चलता था. तो पता है इंच का सिस्टम किसने दिया था? रामायण काल. राम जो थे वो 12 कलाओं से वो थे, तो 12 का जो सिस्टम था वो उनका दिया हुआ है. रामायण काल में 12 का सिस्टम चलता था, गज, मीट, इंच, ये चलते थे. और कृष्ण ने हेक्साडेसिमल सिस्टम दिया है ना, जो आईटी जिसके ऊपर तुम्हारा सारा डिजिटल जो सिस्टम है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन हेक्साडेसिमल. तो हेक्साडेसिमल सिस्टम कृष्ण का दिया हुआ है. महाभारत काल में हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज होता था. और पीपल वर आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू डेसिमल सिस्टम. तो डेसिमल सिस्टम किसने दिया? नॉर्मली कहते हैं गणेश ने दिया था, पर एक्चुअली दक्ष के टाइम पर था, क्योंकि गणेश दक्ष के टाइम पे तो था गणेश. तो दक्ष ने दिया था सिस्टम
जिसको गणेश के नाम से आगे प्रमोट किया गया, या गणेश ने उसको मॉडिफाई किया, जो भी कुछ किया होगा, नाम गणेश का ही लगाया जाता है। पर डेसिमल सिस्टम पे अब हम सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं। आवर ऑल मेजरमेंट्स इन डेसिमल, बट टाइम इज नॉट। टाइम अभी भी रामायण काल वाला चल रहा है। वाई आज की तारीख में राम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी भी हम टाइम जो है वही यूज कर रहे हैं जो रामायण काल में यूज होता था, 12 का। ओके। और हमने फिर क्या किया, मैं जैसे बता रहा हूं ना कि नया टाइम सिस्टम, ये नवीन समय चक्र जी। तो हम लोगों ने एक ये पैरामीटर बनाया, रूल बनाया था कि हम जो नया टाइम सिस्टम बनाएंगे जिसमें ऑल मेजरमेंट्स विल बी ऑन डेसिमल सिस्टम रादर देन 12, 24, 360। नो, एवरीथिंग शुड बी इन डेसिमल। सो वी स्टार्टेड दक्षिण्या संवत। अगर ये देखोगे तो दक्षिण्या संवत के नाम से नया संवत क्रिएट किया गया 2004 में। ओके। और ये फंक्शनल हुआ 30 मार्च 2006 से। पहली डेट जो थी 2006, 30 मार्च को पहली डेट शुरू हुई थी दक्षिण्या संवत की। ओके। एंड दिस सिस्टम सरप्राइजिंगली हैड ऑल दोज टेक्नोलॉजीज विच वर इन यूज ड्यूरिंग दक्ष काल, ड्यूरिंग रामायण काल, ड्यूरिंग महाभारत काल। ओके। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करने से क्या होगा? एक्चुअली डेसिमल पहले आ गया था, हेक्साडेसिमल बाद में लिया है। हेक्साडेसिमल केम इनटू पिक्चर व्हेन इलेक्ट्रॉनिक्स केम इनटू, पर डेसिमल में लीटर और वीटर तो पहली मेजरमेंट शुरू हो गई थी। टाइम के ऊपर ये मैंने ये सुना था कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट्स वर्किंग ऑन द डायरेक्शन, दे वांट टू शिफ्ट टाइम टू डेसिमल मेजरमेंट। डेसिमल मेजरमेंट टाइम शिफ्ट करने का मतलब क्या है पता है? कि योर वॉच शुड हैव 10 आवर्स। ओके। तो सिस्टम बन नहीं रहा था किसी से भी। तो हम लोगों ने पहला सिस्टम बनाया, ये प्राण वॉच लिखा है यहाँ पर, ये वॉच दिखाई है, दिस वॉच शोज टाइम इन डेसिमल। इसमें हम प्राण, श्वास, और ये तीसरा क्या है? जेड, क्षण। क्षण। अच्छा, क्षण। वही एक वो आवर, मिनट, सेकंड। सो प्राण, आवर का नाम हमने रखा प्राण, और मिनट का नाम रखा श्वास। और पूरी जो कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेशन डेसिमल पे है। और ये दिस क्लॉक इज सिंक्रोनाइज विद दिस 12 आवर क्लॉक। क्यों? क्योंकि 12 आवर क्लॉक को तो यूज टू है सब। और 10 में शिफ्ट करने में व्हेन वी डिजाइन दिस सिस्टम, तो हम लोगों ने इंश्योर किया था कि इफ वी वांट टू माइग्रेट टू द न्यू सिस्टम, तो इट विल टेक ओनली हाफ एन आवर टू माइग्रेट योर एंटायर सिस्टम ऑन टू दिस। तो ये समझो कि डेसिमल बेस्ड टाइम सिस्टम अवेलेबल है अब दक्षिण्या संवत के नाम से। और 20th ईयर इज गोइंग ऑन टुडे। दक्षिण्या संवत का 20वां साल चल रहा है अभी। ओके। 20 साल हो गए इसको। 2006 में शुरू हुआ था। एप्लीकेशंस पर हम आएंगे अभी, पर इंडियन टाइम सिस्टम में त्रुटि से लेकर महाकाल, मनवंतर, सप्तऋषि, इतने सारे कॉन्सेप्ट हुए हैं। आजकल मनु वर्ड के बारे में बहुत डिस्कशन है, उसको हम मनुस्मृति से जोड़ देते हैं। तो असल में ये मनुस्मृति है क्या? हाँ, मैं देखो अब क्या हुआ कि फिजिकल बॉडी तो मैंने जैसे बताया ब्रह्मा ने बनाई है, तो फिजिकल बॉडी दिखाई भी देती है, सबको पता भी है। फिर इसके अंदर क्या है वो हमने सर्जरी कर करके देख लिया। पहले डेड बॉडीज को, फिर एनिमल्स को, फिर उसको फलाना करना, तो अंदर कुछ कंपोनेंट दिखाई दिए हमें। बट इनको ड्राइव कौन कर रहा है? तो फाइनली कहते हैं ना कि मन को कंट्रोल करो, क्योंकि मन जो है तुम्हारी बॉडी को भगाता है। तो मन के अंतर को मनवांतर कह दिया। तो ये जो हमारा मन है, ये मनस की बात हो रही है या ये कुछ और है? एग्जैक्टली मनस क्योंकि वाली उस मन की जो एज है दैट इज नॉट डिफाइंड। सेंट पीपल आर ट्राइंग टू रीच द एज ऑफ मन विच इज नॉट पॉसिबल। तो अलग अलग मनवांतर का क्या ये मतलब है कि उस मनवांतर में जो मनुष्यों की बॉडी या मन होगा उसका ये स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? तुम ये देखो ना कि एक आदमी जो है वो बीमार रहता है और एक आदमी जो है हेल्दी रहता है, तो उनकी बॉडी में कितना फर्क रहता है?
वो बेसिकली मन की वजह से ही तो बीमार है, तो वो उसका मन बीमार है तो उसकी बॉडी बीमार हो गई, तो उसकी शेप चेंज हो गई, कुछ हो गया, फलाना हो गया। और जिसका मन स्वस्थ है, बॉडी भी स्वस्थ है, तो वो अपना। तो क्या मनुस्मृति को मन के फॉर्मेट की स्टडी बोल सकते हैं? इस तरह का मन रहेगा इतने सालों के लिए, Absolutely. उसकी ये अगर आप फॉलो करोगे तो आप सही से रहोगे। 100%। और अच्छा, एक मतलब कैच पता है क्या है? अभी तक जो ज्योतिष चल रहा था, ज्योतिष में सबसे पहला जो ज्योतिष था, जिसको दक्ष के टाइम का ज्योतिष कह सकते हैं हम लोग, तब 1 3 2 4 के काउंट चलती थी। नथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एक तो फैक्ट ये है कि हम लोगों ने सबसे बड़ी जो मिस्टेक की है, गलती की है, हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट करना शुरू कर दिया अब मॉडर्न साइंस को। वो एक ब्लंडर है। नथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। जीरो से कुछ स्टार्ट हो नहीं सकता है, बिकॉज जीरो इज सो पावरफुल, दैट इज ए ब्लैक होल। जीरो इज ए ब्लैक होल, इट विल पुल एवरीथिंग इन, इट विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू ग्रो। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो 1, फिर उसके बाद 2 नहीं आता है, 1 के बाद 3 आता था ज्योतिष में। काउंट में अगर नंबर सिस्टम में चलोगे तो 1 2 3 4 आएगा, बट द व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ ज्योतिष, तो देन इट इज 1 3 2 4। वाई 1 3 2 4? 1 मीन्स पर्सन, मेल, 1 इज फर्स्ट मेल, 3 इज दैट मेल हैज टू बिकम गुरु, तो उसको कोई गाइड करेगा। तो 3 जो है, अगर न्यूमरोलॉजी देखोगे तो 3 जो है गुरु को स्थान दिया गया, तो इसलिए गुरु पहले चाहिए, वो गाइड करेगा 1 को, तो फिर वो 2, मतलब 2 जेंडर है, तो उन दोनों को योग में लाएगा, तो गुरु लाएगा। उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, योग में आने के लिए गुरु विल गाइड। और 4 का मतलब है न्यू बिगनिंग, तो 4 राहु का नंबर कहा जाता है, और नई शुरुआत राहु करता ही है, क्योंकि ग्रहण, राहु का काम है ग्रहण लगाना। तो वो ग्रहण लगा के जब नया निकलेगा बाहर, तो नई एंटिटी हो गई ना। तत्वों से प्राण निकला या प्राणों से तत्व? देखो, प्राण इज ऊर्जा, एनर्जी को प्राण कह दिया। प्योर एनर्जी, एक्चुअली एनर्जी इज एनर्जी, इट इज नॉट प्योर और इम्प्योर। यूज ऑफ दैट एनर्जी इन वट एवर यू डू, दैट विल गिव यू सम रिजल्ट। तो प्राण तुम अगर यूज कर पाते हो, अपने अंदर प्राण डेवलप कर पाते हो, प्राण तुम्हें बनाना पड़ेगा, प्राण अपने आप नहीं बनता है। अच्छा। प्राण तुम्हें बनाना पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू क्रिएट मैक्सिमम प्राण, तो यू विल रिमेन मैक्सिमम हेल्दी एंड यू विल अटेन मैक्सिमम एज। ऋषि कैसे बनते थे, महर्षि कैसे बनते थे, मुनि कैसे बनते थे? तो वो अपने प्राण की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते थे। मतलब देयर एनर्जी लेवल यूज्ड टू बी सो हाई कि दे यूज्ड टू वॉक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इन 1 मिनट। संदीपनी गुरु जो थे, कृष्ण के जो गुरु थे, वो डेली उज्जैन से गोमती लखनऊ में नहाने के लिए आते थे, रोज आते थे। तो कैसे आ सकते हैं, जबकि उनको पढ़ाना भी है जाके वापस। ऐसे ही गंगा, महाभारत के समय में गंगा जो है, इट रिड्यूस टू ए ड्रेन ऑफ 4 इंचेस। उसमें पानी बहता नहीं था, चलता था, चलता भी नहीं था, दिखता था बस। इट यूज टू बी, वो कीचड़ हो जाती है, तो इट वाज सो बैड, इतना पोल्यूशन था महाभारत के टाइम पर कि गंगा जो है वो एक सिर्फ नाली रह गई थी 4 इंच की। तो वहां पे जो ऋषि रहते थे, गंगा के किनारे रहना में फायदा बहुत है, तो वो जो ऋषि रहते वो नहाने के लिए जाते थे शिप्रा, उज्जैन में, और रोज जाते थे, रोज आते थे, और मेरे ख्याल से 15 मिनट 20 मिनट लगते थे उनको। तो गंगा ने एक बार पूछा उनसे कि जो मैं, मतलब गंगा मैं हूं और आप लोग जाते कहाँ हो? कहते तूने अपनी हालत क्या कर ली है, देखिए तूने। अच्छा, गंगा की हालत वो क्यों हुई? क्योंकि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को बलि चढ़ा दिया था। मालूम है? नहीं। जब गंगा की शादी हुई थी शांतनु से, तो कंडीशन थी कि गंगा विल डू वट एवर इट शी वॉन्ट्स टू डू विद हर डिलीवर्ड चाइल्ड। तो 7 चाइल्ड शी, तो वो इतनी पोल्यूटेड हो गई थी गंगा कि वो नाली रह गई थी। तो उन्होंने कहा कि शिप्रा जाते हो नहाने,
तो ऋषि ने कहा अच्छा शिप्रा का मैं तुम्हें कमाल दिखाऊंगा कल। नेक्स्ट डे ही वेंट, और जो अंगोछा वो तौलिया होता है वो उन्होंने वहां पर ना झाड़ करके गंगा के अंदर झाड़ा था, और गंगा स्टार्टेड फ्लोइंग। ओके। तो दैट वाज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोल्यूशन टू प्राण। तो शिप्रा में उस समय में इतना वो था, उसकी जो कैपेबिलिटी थी, उसकी जो क्वालिटी थी उस पानी की, शिप्रा के केमिकल था जो भी कहो उसको, उसकी कुछ ड्रॉप्स ने गंगा को पोल्यूशन को जीरो कर दिया था, एंड इट स्टार्टेड फ्लोइंग। तो वो क्या क्वालिटी थी, ये इसके बारे में हमको पता है अभी किसी? वो बता रहा हूं ना यही ओके। कि प्राण बनाने पड़ते हैं। तो शिप्रा वाज एट दैट टाइम एबल टू कन्वर्ट दिस हवा। नॉर्मली प्राण कैसे बनता है? जो तुम सांस लेते हो, जी। सांस में क्या ले रहे हो? हवा ले रहे हो। वाले रूम। और हवा में कितना पोल्यूशन है पता तो है नहीं, या पोल्यूशन है भी या नहीं है हमें क्या पता। तो ये जो हवा है इसको हम लोग सांस लेकर के उसको प्राण में कन्वर्ट करते हैं अपने लिए। तो शिप्रा वाज एबल टू कन्वर्ट दैट एयर इनटू प्राण मैक्सिमम एट दैट टाइम। तो उसके जो पानी था वो इतना ज्यादा वो हो गया था, प्योर हो गया था कि उसको अगर तुमने गंगा में उसकी कुछ बूंदे डाल दी तो गंगा वापस उसका पोल्यूशन जीरो हो गया। पोल्यूशन को एलिमिनेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीना होता है, सिल्वर का एंटीना। अगर तुम उसको गंगा के कोई भी रिवर के किनारे लगा दो तो जो ये इलेक्ट्रिक वो होती है ना लाइटनिंग, हम क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि पानी में से तुमने इलेक्ट्रिसिटी निकाल ली, बिजली निकाल ली, तो पानी पोल्यूटेड हो गया, बिकॉज इट बिकम्स प्रोन टू एक्वायरिंग पोल्यूशन। अगर तुम वो इलेक्ट्रिसिटी को वापस डाल दो, समुद्र का पानी क्यों पोल्यूटेड नहीं होता? वो लाइटनिंग कीप्स फॉलिंग इनटू इट। तो तुम एक पर्टिकुलर डिजाइन का एंटीना अगर तुम रिवर्स के किनारे लगा दो, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस पे लगाना है, कितनी हाइट का लगाना है, तो लाइटनिंग इज टेकिंग प्लेस एवरी टाइम। तो वो लाइटनिंग जो है पानी में वापस चली जाएगी, तो यू कैन पोल्यूशन कैन बी एलिमिनेटेड सो सिंपली। ओके। बट काम करने वही क्वांटम और क्वांटम की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वांटम थ्योरी सेज दैट इफ यू इंस्टॉल सिल्वर और कॉपर के एंटीनास या आयरन के एंटीनास, डिपेंड करता है किस तरह का वो है, लगा दो और लाइटनिंग को वापस पानी में डाल दो, तो इट कैन बिकम पोल्यूशन फ्री इंस्टेंटली। तो इन 5 तत्वों के बनने का ऑर्डर क्या है, कैसे बनते हैं, किस ऑर्डर में बनते हैं ये? या एक्चुअली क्या है कि जी 3 नाम सुने तुमने, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश में एक चीज है जो दिखाई देती है, एक चीज है जो मैनेज करती है, और एक चीज है जो चलाती है। तो आकाश जो है उसको पिता तत्व कहा गया है, फादर एलिमेंट, दैट कीप्स इनसाइड अग्नि। पर हिडन है, वो तो दिखाई नहीं देती है। तो अग्नि को विजिबल कौन बनाता है? हवा। हवा के बिना अग्नि जल नहीं सकती। तो ये 3 एलिमेंट बेसिक हैं जिनको हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो उसको एलिमेंट के नाम पे, तत्वों के नाम पे कहोगे तो आकाश, अग्नि और वायु। फिर वायु और अग्नि मिलकर के जल बनता है आकाश की प्रेजेंस में, तो जल बनता है। और जल जब जमना शुरू होता है तो पृथ्वी बन जाती है। ओके। जैसे मैंने अभी आपने जो दिखाया था इसमें तत्व ज्ञान नाम से जो आपने लिखा जी, हुआ है, जी, तो जी। ये तत्व ज्ञान ये इन्हीं 5 तत्वों के ज्ञान के बारे में है या ये कुछ और है? हाँ। तो इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, आप कैसे यूज कर रहे हैं अभी? करेक्ट। आप बताइए। इसमें ना आप देखोगे तो 5 ज्ञान के बारे में बात की गई है। तत्व ज्ञान का मतलब है जो 5 तत्वों से मेरी शरीर बना है। बट 5 तत्व तो सबके शरीर में है, लेकिन कोई एक तत्व तुम्हारा, उनका या मेरा डोमिनेटिंग होगा, सेंसिटिव होगा। तो उस तत्व की कैलकुलेशन करना इस तत्व ज्ञान।
कि मेरा कौन सा एलिमेंट है जो सेंसिटिव है, जिसकी मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी है कि वो मेरे को, क्योंकि वही मुझे बीमार करेगा, तो उसकी मेरे को एक्स्ट्रा केयर है, तो उसका डायग्नोस्टिक सिस्टम दैट इज तत्व ज्ञान। तो इन्हीं को चेक करने के लिए आपने डिवाइसेस तैयार की हुई बहुत सारी। बिल्कुल, इसको डायग्नोस करने के लिए डिवाइसेस बन गई कि तुम्हारा कौन सा एलिमेंट जो है वो सेंसिटिव है, फिर मेजरमेंट के लिए कि वो कितना सेंसिटिव है और कितने सेंसिटिव उसकी होनी चाहिए जो डिस्टर्ब ना हो। तो किसी एक डिवाइस के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे तत्व ज्ञान के बारे में ही है, अगर आपने जो डिवाइस बनाई है, जैसे ये यही क्या मैं दिखाता करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डिवाइस है छोटी सी, डिस्प्ले आ गया ना। तो ये डिवाइस क्या करती है, ये 10 मिन, इस डिवाइस का नाम है 10 मिन, TENMIN। 10 मिनट, ओके, दिख रहे? दिख रहा है। तो ये 10 मिन क्या है? 10 मिन मीन्स द कनेक्टिविटी बिटवीन योर माइंड एंड ब्रेन, माइंड एंड बॉडी, नॉट ब्रेन। तो ये क्या चेक कर रहा है अभी? ये हमारे ब्रेथ को चेक कर रहा है। हाँ, ब्रेथ से, ये ब्रेथ से कनेक्टेड है। तो ये अब आपको बता देती है कि आपका जो माइंड एंड बॉडी का जो कनेक्शन है वो कितना है, करंट पोजीशन क्या है उसकी। और एक और दूसरी डिवाइस है, उससे हम मेजर कर सकते हैं, या उससे पता लग जाता है कि तुम्हें कितनी कनेक्टिविटी, कितना उसको मेंटेन करना है। मान लो तुम्हें 250 मेंटेन करना है और करंट पोजीशन तुम्हारी 50 है, तो 50 से इससे पता लग गई और 250 तुम्हें उस डिवाइस से पता लग गई। अब तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस वो करनी है जिससे तुम 250 मेंटेन कर पाओ। अगर तुम 250 मेंटेन कर पाते हो तो यू विल फाइंड दैट योर लाइफ हैज चेंज, क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो तुम्हारी बॉडी को डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। अभी कहते हैं ना कि तुम मन को कंट्रोल करो, पर कंट्रोल करने का कोई तरीका तो है ही नहीं। मन को कैसे कंट्रोल करोगे तुम? पर मन को मन अगर तुम्हारा बॉडी को कंट्रोल कर ले तो यू विल बी हैप्पीएस्ट, क्योंकि मन प्रसन्न है तो तन प्रसन्न है। राइट। तो ये कनेक्शन जितना तुम्हारा बेटर होगा, और ये बनता है प्राण की मेजरमेंट से कि तुमने हवा जो ली है उसको कितना प्राण में कन्वर्ट कर पाए। जितना ज्यादा कर लोगे उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो जब हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद हमारी बॉडी प्राण बनाती है उस सांस में से। नहीं, बनता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, तो सांस जब हम एक्सहेल कर रहे हैं उसकी आप क्वांटिटी चेक करते हैं कि कितना प्राण बना उसमें? ना, वो तो अंदर यूज हो गया ना। तो जितना अंदर यूज हुआ है उसकी मेजरमेंट है ये। ओके, तुमने सांस लिया और तुमने सांस छोड़ दिया, तो कितना देर? तो नहीं, होल्ड नहीं करना है। ओके, माइंड इट। सी, प्रोसेस में अगर होल्ड कर लोगे तो वो स्टैग्नेट हो जाएगी। सो ब्रीदिंग के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्ट चल रहे हैं। पता ही नहीं है लोगों को कि ब्रीदिंग में होल्डिंग कब करनी है, किस पोजीशन पे करनी है। अगर तुम बीमार हो तो होल्डिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट ईच काउंट ऑफ द ब्रेथ, मतलब ईच पार्टिकल ऑफ द ब्रेथ, जो सांस तुमने अंदर लिया, ईच क्वांटिटी, ईच मिलीग्राम ऑफ द एयर विच यू हैव इनहेल्ड शुड बी यूज्ड। जितनी ज्यादा यूज कर पाओगे उतना ही प्राण बन जाएगा, बाकी वेस्ट तुमने बाहर फेंक दिया। आजकल जो मॉडर्न क्लॉक हैं या वॉचेज हैं, ये हमारी क्वालिटी एफिशिएंट कर रहे हैं या हमको और फंसा रहे हैं? हाँ, उसमें एक्चुअली फॉल्ट जो है घड़ी का, पहले जो घड़ी होती थी निडल वाली होती थी, सुई वाली होती थी ना, वैसे घूमती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आदमी को लगा कि यार बस ऐसे चलते रहो, घर से निकले ऑफिस चले गए, ऑफिस से निकले घर आ गए, तो वो एक पर्टिकुलर उसमें एरिया में ही रहता था वो। नो एक्सपेंशन, नो इमेजिनेशन। कभी तीर्थ यात्रा चले गए तो चले गए, नहीं तो नॉर्मली स्ट्रक है। इट्स लाइक क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब से डिजिटल क्लॉक आई है तो तुम देखोगे पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। क्यों? द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक इज कि एनालॉग क्लॉक तुम्हें बाउंड करके रखती है। तो इसका कनेक्शन साइकोलॉजी से भी है? हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन है। कि एनालॉग क्लॉक तुम देखते हो तो तुम्हें लगेगा कि छोड़ ना यार, जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है।
वैसे ही घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, सुबह सैर करने चले गए, वापस आ गए, फिर नाश्ता कर लिया, फिर ये बिल्कुल सेट है। और जब से डिजिटल है वो बढ़ता रहता है, इट नेवर फॉल्स, इट नेवर रिपीट्स, इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। तो तुम्हें होता है यार अभी तो एक और स्टेयर है, देयर इज वन मोर स्टेप, देयर इज वन मोर स्टेप, सो यू स्टार्टेड मूविंग आउट। अब पहले तो 1 किलोमीटर चलना होता था और अब 20 किलोमीटर में तुम 100 किलोमीटर चल जाते हो, एक दिन के अंदर तुम 1000 किलोमीटर चल लेते हो। सो डिजिटल हैज मेड दैट इट हैज शोन यू दी वर्ल्ड रादर देन कूप मंडूक थे पहले तुम, अब कुएं से बाहर आ गए हो। ओके, इनका कोई कनेक्शन मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी है? एग्जैक्टली। अब हुआ क्या कि सिस्टम ने तो हमें दिखा दिया कि यू कैन ग्रो टू एनी लेवल, पर हमने अपने को तो तैयार किया नहीं। अगर तुम 100 की स्पीड पे साइकिल चलाना चाहते हो तो साइकिल की कैपेबिलिटी 100 तो चाहिए, वो तुम्हारी 10 ही है। तो हम चलना तेज जा रहे हैं लेकिन बॉडी हमारी तैयार नहीं है, तो उसी को हम एंजाइटी, स्ट्रेस, एब्सोल्युटली, डिप्रेशन ये सब बोलेंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। अपनी बॉडी को उस तरह से वही ई स्क्वायर, देयर इज ए पैरामीटर कॉल्ड ई स्क्वायर फैक्टर, ई स्क्वायर कोफिशिएंट। ओके, ई स्क्वायर कोफिशिएंट कन्वेज यू कि जितना ई स्क्वायर कोफिशिएंट तुम्हारा बेटर होगा उतने ही तुम तेज चल पाओगे। तो यू विल बी एबल टू कॉप अप विद द टाइम, यू विल बी एबल टू कॉप अप विद सिचुएशन। देखो टाइम के साथ तुम्हें कॉप अप करना है, तुम्हें सिचुएशन के साथ भी कॉप अप करना है, और अपनी बॉडी के साथ भी करना है, और सराउंडिंग के साथ भी करना है। तो सारी चीजें से कॉप अप करने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे हम बोलते हैं 12 महीने हैं, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता था कि 12 ही क्यों है? हाँ, ये किसने कर दिया? और 12 हमारे पास भी है, 12 आप किसी और कल्चर में जाओगे, किसी और रिलीजन में जाओगे, उनके पास भी 12 ही हैं। 12 है तो 12 घर होते हैं ज्योतिष में, तो 12 हो गए। तो 12 जो फिगर है वो राम का दिया, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो रामायण काल आज की तारीख में राम क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि हम लोग अभी रामायण काल से बाहर ही नहीं निकले हैं। सेम कैलकुलेशन सिस्टम और सब हम यूज कर रहे हैं अभी, लेकिन हम बाकी चीजों में हम लोग कृष्ण के ऊपर आ गए। ओके, तो हमें अब यही नहीं पता कि हम राम के ऊपर चल रहे हैं या कृष्ण के ऊपर चलना चाहिए हमें, या कोई और चीज है जिस पे चलना चाहिए, हमें यही नहीं पता। वी आर सो कंफ्यूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें यही नहीं पता। डेसिमल सिस्टम चल रहा है तो हम लोग गणेश के ऊपर चले गए, गणेश के एरा में चले गए। 12 का यूज कर रहे हैं, 12 और 24 यूज कर रहे हैं तो हम लोग रामायण काल में हैं। 7 दिन यूज कर रहे हैं, प्लेनेट यूज कर रहे हैं। और अगर हम हेक्साडेसिमल आईटी यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कृष्ण के एरा में आ गए। तुम्हें किस एरा में जाना है, हमें जाना क्यों, हम तो नए एरा में क्यों नहीं चले जाते? तो हम लोग उसको दक्षिण्य संवध्य बोला, इसको हम लोग कृष्णांश एरा बोलते हैं। सो द न्यू एरा हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। कृष्णांश एरा हैज स्टार्टेड इन 2006. So we should move on Krishna's era now. Why should we keep stuck in ourselves in ऋषि मुनि और आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो जैसे जिन्होंने 40 सालों से खाना नहीं खाया, या ऐसे और भी लोग हैं? तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो 1600 साल की उम्र है उनकी, पर दे कांट प्रूव। हाँ हाँ हाँ, दे आर एज यंग एज यू आर। तो वो लोग अभी भी यहाँ हमारे घूमते हैं, वो घूम रहे हैं। दे आर, मेरे पास खुद आया मेरे पास 3 तरह के लोग आया। एक करीब 132-35 साल के, उनकी डेथ अभी हुई है, उज्जैन में मिले थे मेरे को। एक वो है ना मल्लिकार्जुन, 350 साल के। एक कोई मेरे पास आए थे सज्जन, उनके गुरु थे वो, उनकी उम्र 350 साल। और जो मेरे पास आए थे सज्जन, मैं आपको उनकी फोटो भी शायद कहीं होगी मेरे पास, तो उनके जो एक शिष्य थे तिब्बत में, उनकी उम्र थी 1700 साल। ओके, पर मतलब आई कांट प्रूव। वो 5-5 हजार साल तक के लोग कहते हैं अभी अवेलेबल। बनारस में मैंने सुना था एक 180 साल के संत के बारे में। तो 180 साल तुमने देखा तो फिर तो मेरे तो हैं अवेलेबल है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग ना इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इतनी एज भी पॉसिबल है, बिकॉज हम लोग वो कोल्लू के बैल की तरह से वो घड़ी के अंदर अटक के रह गए। तो आज ऐसा पॉसिबल है,
और अगर है तो क्या करना चाहिए? इट इज पॉसिबल। कृष्णांश एरा में तुम आज जिस एरा में रह रहे हो उस एरा को समझ लो, और कुछ नहीं करना तुम्हें। भाई रामायण काल में जो कुछ होता था और रामायण के टाइम पे होता था, हमें आज ही वो करने की जरूरत क्या है? कृष्ण ने हेक्साडेसिमल सिस्टम दिया, ठीक है, कृष्ण ने दिया, यूज करो उसको, हमें क्या जरूरत है उसकी? राइट राइट। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बना लो। कृष्णांश जो एयर है, एयर इज ऑलवेज मूविंग, मतलब हवा कभी रुकती नहीं है। तो वो रुकती क्यों नहीं है? उसके पीछे का जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी मूविंग स्टेट में है, उसकी वजह नहीं से नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर एनर्जी है, जनरेशन है, एनर्जी जनरेशन। 5 ही चीजें है ना, तुम्हारी फिजिकल बॉडी, तुम्हारी मेंटल बॉडी, और डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं, तीसरी एनर्जी जनरेशन, नॉलेज एक्वायरमेंट, और एनर्जी ट्रांसफर। तो वो एनर्जी जनरेशन और एनर्जी ट्रांसफर कंटिन्यूअस है, इसलिए मूविंग है। पानी कभी रुकता नहीं है, हिलता रहता है हमेशा, क्योंकि हवा है, हवा से बना है पानी, तो हिलता रहेगा। तो हवा को समझो, हवा का तुम मैक्सिमम यूज करना शुरू कर दो अपनी बॉडी में। स्टार्ट मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ एयर, कन्वर्टेड इनटू प्राण। तो सारी टेक्नोलॉजी इसने दी है, कृष्णांश एरा में वो सब कुछ अवेलेबल है। तो वाई गो टू रामायण काल यार, जब आज की तारीख में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और टेस्टेड है, एंड यू कैन टेस्ट इन 10 मिनट्स। आजकल जेनजी में स्पिरिचुअलिटी वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, और उनकी स्पिरिचुअलिटी वर्ड का मतलब है कि सब कुछ छोड़कर किसी शांत जगह चले जाना। तो हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे समझें? देखो, स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के 2 स्पेलिंग है जी। एक SPIRITUALITY और एक है SPRITUALITY। स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जो स्पिरिचुअलिटी है उसको समझो। अभी तक हम स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, SPRI को समझते हैं। SPRI वाले को यूज करके SPIRI पे जाओ, तो यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ, यू विल गेट। तो SPRIT वाला क्या ये स्पिरिट्स वाला है, जो स्पिरिट्स की नॉलेज होती है उनके बारे में है? नहीं, वो SPIRIT वाला है। SPRIT, अच्छा। एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, एक होता है आत्मिक ज्ञान। ओके। तो अभी इसमें देखोगे ना तुम, एक तत्व ज्ञान है और एक आत्म ज्ञान है। तो जो आत्मिक ज्ञान है वो है SPIRI वाला, उस पे जाना चाहते हो, पर जाओगे कैसे? तो SPI तत्व ज्ञान से तुम जाओगे, तत्व ज्ञान इज SPRI। तो उसमें तुम अपने बारे में समझते हो, और फिर उसको यूज कैसे करना है वो कृष्णांश एरा वाले बताते हैं। और कृष्णांश कन्वेज एक्चुअली दैट एनर्जी विच इज मेकिंग एयर मूव, हवा जो मूव कर रही है उस एनर्जी का नाम है कृष्णांश। तो उस एनर्जी को तुम जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही तुम अपने ब्रीदिंग को प्राण में कन्वर्ट कर पा रहे हो। कृष्णांश कन्वर्ट्स नॉर्मल एयर इनटू प्राण, and your heartbeat generates an energy which is called विष्णु एनर्जी, और उसका यूज तुम करते हो टू अचीव द स्पिरिचुअलिटी, SPRI से SPIRI में जाने के लिए। विष्णु एनर्जी का मतलब जो विष्णु के स्टेट पे एनर्जी रहती है वही, उसी की बात हम कर रहे हैं। हाँ, वैसी उसको जो तुम रहती है, या अपने heart अपने से तुम मैन्युफैक्चर कर सकते। सी Manufacture। अंदर का सिस्टम जो तुम्हारा वो विष्णु का दिया हुआ है, तो विष्णु कहता है तुम अब उसको एनर्जी कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो विष्णु एनर्जी यू हैव टू मैन्युफैक्चर। सो उसके लिए एक जो आज जो कृष्णांश एरा में अभी तुम सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हो, हम लोग जो बात करते हैं, तो तत्व चिप करके एक नया सिस्टम आ चुका है। न्यू टेक्नोलॉजीज हैव अराइव्ड, दे आर कॉल्ड तत्व चिप टेक्नोलॉजीज। तो तुम तत्वों को यूज करके चिप बना सकते हो अपने आप, अग्नि चिप बना सकते हो, आकाश चिप बना सकते हो, एयर चिप बना सकते हो। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है उसकी चिप बनाओ और उसको अपने अंदर पे मैन्युफैक्चर तुम्हें करनी है। अंदर मैन्युफैक्चर विष्णु एनर्जी और कृष्णांश एनर्जी दोनों का यूज करके यू कैन मैन्युफैक्चर दैट चिप इनसाइड यू, दैट विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम एंड यू आर थ्रू।
तो ये चिप्स फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, ये अंदर बन जाती है ना, अंदर फिजिकल फॉर्म में बनती है। ओके, अंदर हम इट इज लाइक, तुम एक बात को समझो, एक फिनोमिना है हमारे यहाँ पे, एक रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है? इट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू मैटर। तो वही तो किया विष्णु ने ब्रह्मा को, जो मैटर से महाविष्णु ने मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर कन्वर्ट करने का सारा सिस्टम महाविष्णु का दिया हुआ है। तो इट्स अवेलेबल एंड इट्स अवेलेबल विद यू ऑल्सो। क्योंकि बीज के अंदर वही बात ना, कि बीज से जो पेड़ बनाया और पेड़ पे जो फल लगा है उसके अंदर फिर बीज है, वो तो वो क्वालिटी तो होंगी ना। तो महाविष्णु की सारी क्वालिटी तुम्हारे में तो है, वो तुम्हें उनको जागृत करना है और यूज करना है बस। तो हमारी बॉडी सब कुछ क्रिएट कर सकती है, बस हर चीज जो तुम सोच सकते हो उससे ऊपर सही तरीके से अगर हम यूज करें तो जो चाहे प्रोसीजर है, एंड यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एग्जैक्टली। वही बात है, पासवर्ड में अगर तुमने 1 2 3 4 दिया और 1 2 5 करोगे तो पासवर्ड थोड़ी खुलेगा। राइट। जैसे एक और वर्ड आजकल बहुत फेमस हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के अलावा, वो है एनलाइटनमेंट। हाँ, तो इसको भी हम फिर ऐसे जोड़ें, काल से जोड़ना हो कि जो काल बत्ती जल गई ना, दिमाग की बत्ती जल गई। एनलाइटनमेंट मीन्स दिमाग की बत्ती जल गई। तो दिमाग, यहाँ पर शिव ज्योति करके होता है, 3 एलिमेंट्स हैं एक्चुअली, 24 मॉलिक्यूल्स की मैं बता रहा था। तो 24 मॉलिक्यूल में इट इज डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज। 18 मॉलिक्यूल एक है और 6 मॉलिक्यूल एक है। ओके। तो जो 18 मॉलिक्यूल्स हैं कृष्ण थे, कृष्ण के एक ईस्ट थे। तो मतलब कृष्ण विराट रूप लेते थे। तो विराट रूप क्यों लेते थे? जब उनको सुदर्शन चलाना होता था तो विराट रूप लेते थे वो। ओके। और सुदर्शन चलाने के लिए उनको परमिशन चाहिए होती थी अपने ईस्ट की, गुरु की। ओके। तो उनको विराट रूप लेना ही पड़ता था उनके पास जाने के लिए। तो वो उनको पासवर्ड देते थे, फिर वो सुदर्शन चलाते थे। इसी से एक और प्रश्न आया सुदर्शन चक्र के बारे में, कि ये सुदर्शन चक्र क्या एनर्जी को डिसॉल्व करता है या डिसोल्यूट करता है? स्वास्तिक देखा है? जी। स्वास्तिक कृष्ण के पास रहता था, और जब उनको उसको सुदर्शन में कन्वर्ट करना होता था तो उनसे वो प्रोसीजर लेते थे, पासवर्ड लेते थे। प्रोसीजर तो था ही उसमें, पासवर्ड लेते थे, उस पासवर्ड को एंटर किया तो वो स्वास्तिक सुदर्शन बन जाता था। एक बात यहाँ पर और बताना चाहिए, तुमने महाभारत में देखा होगा कि वो तीर छोड़ते थे और वो कन्वर्ट हो जाता था किसी और चीज में। दैट वाज ओनली अवेकनिंग द एनर्जी ऑफ दैट टाइप इन दैट बाय यूजिंग योर विष्णु एनर्जी। और जो एनर्जी है वो मंत्रों के द्वारा फीड हो रही है कि विष्णु एनर्जी, विष्णु एनर्जी तभी कन्वर्ट हो गई। तो मंत्र जो हम ऐसे बोल सकते हैं, मंत्र जो है उसी विष्णु एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म। तो मंत्र ना क्या करके उसको हम कहते हैं कि दे आर पोएम्स। तो यू हैव टू स्पीक वही पासवर्ड हैज टू बी एग्जैक्ट एंड देयर इज ए एग्जैक्ट प्रोसीजर। वही बोलने में जब तुम पासवर्ड बोलते हो तो तुम्हारी अगर टोन बदल गई तो इट विल नॉट रिकॉग्नाइज। तो वही बिल्कुल एग्जैक्ट अगर तुम वो रिपीट करते हो तो वो एनर्जी जागृत हो जाएगी, काम खत्म। डिवाइन चाइल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बारे में मेरी आपसे बाहर बात भी हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल जी, क्या है और क्या है? देखो क्या होता है, क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो ये चाहेगा कि उसका बच्चा बीमार हो? तो उसके लिए पहले उसको खुद को तो स्वस्थ होना पड़ेगा, और उसको पता ही नहीं है कि वो स्वस्थ है कि नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट लर्न टू यूज कृष्णाश एनर्जी एंड विष्णु एनर्जी। जब दोनों को तुम यूज करने लगते हो तो यू स्टार्ट बिकमिंग डिजीज फ्री। तो डिजीज फ्री का मतलब है यू आर बिकमिंग इन्फेक्शन फ्री बेसिकली। तो ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन इफ यू आर एबल टू थ्रो आउट फ्रॉम योर बॉडी, चाइल्ड विल बी, बट दोनों को करना है, मेल फीमेल दोनों को। तो होता क्या है कि मेल के बारे में तो फिर भी बहुत कुछ पता है, पर फीमेल के बारे में कुछ नहीं पता। फीमेल का जो इनर स्ट्रक्चर है वो बनाया विष्णु ने, और विष्णु को ने क्या किया क्या नहीं किया किसी को पता ही नहीं है। ब्रह्मा का तो फिर भी थोड़ा बहुत नाम लेते हैं लोग कि ब्रह्मा ने ये किया वो किया, बट विष्णु ने क्या किया वो तो पता ही नहीं है किसी को भी।
तो फीमेल के बारे में इसलिए कोई जानकारी है नहीं। सो हम लोग कहते हैं जानकारी एक को करो या ना करो, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। तुम विष्णु एनर्जी और कृष्णांश एनर्जी का यूज़ करना सीख लो तो तुम यू विल बिकम डिजीज फ्री, इन्फेक्शन फ्री। इनफैक्ट डिजीज फ्री होने में नुकसान है, इतना फ़ायदा नहीं है जितना इन्फेक्शन फ्री होने में फ़ायदा है। क्योंकि डिजीज फ्री हो गए तो एक डिजीज से बच गए, इन्फेक्शन फ्री हो गए तो सारी डिजीज खत्म। इंटरेस्टिंग। मैं इन चीज़ों के बारे में और जानना चाहूँगा, पर अभी समय के अभाव की वजह से हमें ये पॉडकास्ट यही ख़त्म करना पड़ेगा। पर जाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई ऐसा मिसकंसेप्शन है टाइम के बारे में जो आप चाहेंगे कि वो दूर हो, तो आप प्लीज़ दें। बहुत सिंपल है कि टाइम मूव करता है, काल मूव नहीं करता। और रेफरेंस जितना स्टेशनरी तुम लोगे उतनी ही तुम्हारी जिंदगी अच्छी चलेगी। यू शुड हैव ए परफेक्ट रेफरेंस, सो द आइडियल रेफरेंस आई वुड से, सो दैट यू कैन लिव योर ह्यूमन बर्थ, लिविंग वर्थ ऑन प्लैनेट अर्थ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। When it is possible, अगर तुम अपनी बॉडी को मन से चलाओगे तो यू विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर दिमाग से चलाओगे तो तुम डिस्टर्ब रहोगे। सो ट्राई टू एंश्योर दैट यू गिव द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी टू माइंड, नॉट ब्रेन। ओके। मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि मन को कंट्रोल करने दो बॉडी को, तो तुम यू विल फाइंड हैप्पीनेस ऑल अराउंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमारे साथ इतने सारे बातें शेयर करने के लिए। फिर मिलेंगे आगे किसी और पॉडकास्ट में। धन्यवाद। प्रणाम।